वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान अपनी आज की पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हूँ और आज हम आपको मिलवाएंगे इंतहाई खूबसूरत शख्सियत और मुल्क के इंतहाई मायानाज़, मारूफ़ एंड मशहूर मारूफ़ कह सकते हैं, हमारे बहुत ही खूबसूरत साथी वहाब शाह साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ़ रक़ास हैं, कोरियोग्राफ़र हैं और इसके अलावा बहुत कुछ है, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत भी हैं। आइए अपने पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं ताकि हम अपने आज के वक्त के एक एक लम्हे को खूबसूरती से उनके साथ समेट सकें। वहाब शाह साहब, कुछ आपने बारे में। इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन पहली बात इतना इतना फॉर्मल, इतना खूबसूरत, मुझे लग रहा है कि मैं यूं करना चाहिए मुझे। थैंक यू यार, थैंक यू। दैट्स सच यू आर सो वेल स्पोकन, सो सॉफ्ट स्पोकन। इतना सही है। आपका असर है हम पे कि हम भी ऐसे अंदाज में, जैसे आप अपने जिस्म को अपनी रूह के साथ मिलाते हैं, हमने अपने अल्फाज को आपके साथ मिलाने की कोशिश की है। सदके कुछ आपने बारे में हमारी ऑडियंस के लिए। मेरे बारे में क्या बताऊं जी। मेरा नाम वहाब है। आई वाज बोर्न इन अ सिटी कॉल्ड डेरा इस्माइल खान। पैदाइश मेरी वहाँ पे हुई। बचपन हम लोगों ने पंजाब में गुजारा, गांव में रुखावाला एक जगह है पंजाब के करीब। फिर उसके बाद अंदर ताड़े पंजाबी रूह वस्ती है, पंजाबी वसदी है, सराइकी वसदी है, अंग्रेज़ी भी वसदी है, हर कोई वसदी है। तो उसके बाद फिर हम चले गए ऑस्ट्रेलिया इन मिड 90s and that's where I did my schooling. That's where I was exposed to the arts. My father was a singer and a very good one. बहुत बड़े उनके जो ऑस्ट्रेलिया में और जब पहले सऊदीया में रहते थे तो वहाँ पर भी वो करते थे सिंगिंग। एंड हिम एंड हिज फ्रेंड्स वर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। डेरा इस्माइल खान में थिएटर बहुत ज़्यादा करते थे वो लोग। और उन्होंने वहाँ पे समवट जो थिएटर की आप कह लें एक जो मॉडर्न थिएटर की बुनियादें रखी बैक इन द 70s में, वो दैट वाज माय फादर, हिज फ्रेंड्स, Nasir Sarmat Saab and all of these people who were really actively involved in that. फिर उसके बाद हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया रहे तो वहाँ पे जो एक्सपोजर मिला थ्रू माय फादर बिकॉज ही वाज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तो उस एक्सपोजर के थ्रू आई गॉट टू एक्सप्लोर द आर्टिस्ट साइड ऑफ मी। एंड करते 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 क्या हो गया, क्या से क्या हो गया सनम तेरे प्यार में, मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब कि आपको ये आर्ट्स जो है वो अपने वालिदैन से जीन्स में मिला है, स्पेशली अपने वालिद साहब से, और ये आपके विरासत का हिस्सा है। बिल्कुल। तो वहाब साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि रक्स ने आपको चुना है या आपने रक्स को चुना? इसी सवाल का जवाब मैं अभी तो खुद ढूंढ रहा हूँ। फिर हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा गाइड करें। यार आई थिंक ये दोनों का ही एक मिलाप होता है जिसमें कि लाइक मैं अगर फिजिकली डांस नहीं कर रहा तो मैं मेंटली कर रहा हूँ, मैं इमोशनली कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में मैं आई एम स्टिमुलेटेड। सो अब इसको ये कह सकते हैं कि शायद मैंने उसको चूज़ किया, बट व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस साइड ऑफ इट, उसके अंदर जो मुझे अटेंशन देनी पड़ती है फिजिकल और मेंटल, उसको पुट टुगेदर करने के लिए, उसको शोकेस करने के लिए, उसके लिए इट्स द अदर वे अराउंड, इसके लिए कि मुझे उसको चुनना पड़ा। तो इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ माई बीइंग। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई चीज़ लुभाती है या आती है। यही सब कुछ है जो कि मुझे समझ आती है। ये फीलिंग आपकी अब है इस सब को, आर्ट को एक्वायर करने के बाद नहीं है, पहले की है? आई थिंक ये फीलिंग शुरू से ही थी, लेकिन शायद इतनी पुख्ता नहीं थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वक्त के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ और अपने आप को समझने के साथ साथ ही इंसान को समझ आती है कि जिस चीज़ में आप कमांड हासिल करते जाते हैं, जितना डूबते जाते हैं, उतना ही वो समंदर जो है वो गहरा होता जाता है। और जितनी आप डेप्थ में जाना शुरू करते हैं, उतना ही आपको लगता है कि यही तो मेरा घर था, इधर ही तो मैंने डूबना था, इधर तो मैंने जाना था। तो आपको कभी ऐसा लगा कि इस आर्ट ने आपको मज़ीद अपने अंदर को समझने में? 100% इसी आर्ट ने ही मुझे अपने अंदर को समझने में हेल्प की है, या मेरा मेरा हाथ थामा है। अदरवाइज़ दुनिया में तो यह है कि आई थिंक जिनको भी आप मिलते हैं, जो भी आपके सामने से क्रॉस ओवर करता है, एवरीबडीज़, हर कोई जो है अपनी ज़ात का, अपना सेल्फ का रिफ्लेक्शन जो है वो आपके ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा होता है कभी,
कभी इम्पोज कर रहा होता है, हम्म, कभी छुपा रहा होता है, कभी दिखा रहा होता है। सो वो तो हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होता है, बट जो पर्सनल ज़ात की जर्नी है और उसमें जो एक नॉन टेंजिबल एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए मेरा आर्ट ही है। और उसी के थ्रू मैं जैसे जैसे मोल्ड होता जाता हूँ, जैसे जैसे डेप्थ में पहुँचता जाता हूँ, वैसे वैसे मुझे वो हकीकतें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वहाँ पे ऐसा क्या है इस आर्ट में जो आपको बाकी आर्ट्स में नहीं मिलता, या आपको कैसे लगता है कि ह्यूमन सेल्फ को एक्सकेवेट करने के लिए, सर्च करने के लिए, अंदर झांकने के लिए ये आर्ट किस तरह दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है? um, सी अब जिस तरह अभी ये कैमरा जो है, ये कैमरा अभी कैप्चर कर रहा है लाइट को, ये हमें कैप्चर नहीं कर रहा, हम एग्जिस्ट नहीं करते, हम एनर्जी हैं, एनर्जी। राइट। इसके कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं बाय द ह्यूमन आई थ्रू एवोल्यूशन, कि इसने मेरी एक शक्ल बनानी है, एक चीज़ बनानी है, आपकी एक शक्ल बनानी है, एक सर्टन तरीके से ये लाइट को कैप्चर कर रहा है। तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब हम एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब है हम एनर्जी हैं। एनर्जी मोशन में है, वो हमेशा मूवमेंट में है, वो एक जगह पे स्टिल नहीं हो सकती, वेव्स। वो वेव्स हैं उसकी। एंड दैट्स हाउ आई लुक एट डांस एज वेल, इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो आप जब हवा चलती है, तो जब दरख्त हिलते हैं आपस में, उनके पत्ते लहराते हैं, तो उसकी एक जो मोशन है फ्लो बड़ी ऑफ द खूबसूरत कायनात जो है, है, बहुत फ्लो ऑफ द खूबसूरत यूनिवर्स है। जो है। फिर जो पानी की एक लहर में है कि एक जैसी लहर कभी नहीं आती, हमेशा ही डिफरेंट तरीके से डिफरेंट आती है, वो आती है। मोशन है। इसी तरह हर एक चीज़, whatever you see, if it's not in motion, it doesn't exist. इवन हमारा ब्रेन जो है वो वेव्स में मूव बिल्कुल। करता है, बिल्कुल। So that's उसकी that's लहरें। how I look at dance, and I think that's how I look at cosmic energies and philosophy. बस फिर इससे Maybe रिलेटेड I'm बड़ा wrong, खूबसूरत मेरा maybe अगला I'm सवाल right. है कि आप मुझे सिर्फ ये बत कि कभी आपके जिस्म को थकाते थकाते आपको ऐसा लगा है कि आपकी रूह को झटके लगे हैं? वो झटके जो बहुत ज़रूरी हैं, जो खुद शनासी के लिए, खुदा शनासी के लिए, इस यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो झटके कभी फील किए अपने अंदर जब आप बहुत थकाते अपने आप को अपने इस रक्स के ज़रिए? Um, हाँ और ना। हाँ, इस तरह से कि शायद मैं उनको फिजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो झटके मुझे यूं यूं करके लगे हों। नहीं, रूह के झटके वैसे भी एक्सप्लेन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। राइट। बट वो झटके डेफिनेटली रहते हैं, वो लगते हैं, वो लगे हैं मुझे, जिसकी वजह से आई थिंक आई एम एबल टू स्पीक विद सच क्लैरिटी टुडे। अगर वो झटके ना लगते तो मेरे दिमाग को वो सीजर्स ना होते, मैं बीमार ना होता तो मैं आज इस हालत में आपके सामने ना बैठा होता। ये बीमारी रक्त की बीमारी है। It's very contagious. Once a dancer and always a dancer. Always a dancer. अच्छा, आपने जब से इस आर्ट को अपनाया है Yeah. तो कितनी बार आपको ऐसा लगा कि ये आर्ट जो है ये आपको डीप इनसाइड डाइव करने में मदद देता है? हमेशा हमेशा। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे मेरे अंदर को इतना स्टिमुलेट करती है। यही मोहब्बत है, यही कंप्लीशन है, यही इबादत है, यही सब कुछ है। और ये बहुत कॉमन बातें हैं, आई थिंक जो भी जिस भी आर्ट से या उससे मुंसलिक होता है उसको यही लगता है, और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और सच है। सच है। हर किसी का सच जो है मुख्तलिफ है। हमें अल्लाह ताला ने एक सर्टन एनर्जी के साथ पैदा किया है, हमें यूनिक पैदा किया है, हमारी वायरिंग यूनिक की गई है, हमारे दिमाग की वायरिंग यूनिक की गई है, हमें कंप्लीट सोल पैदा किया है, और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी और अपनी इंडिविजुअल कमांड के साथ पैदा किया है कि और सिर्फ उसी को पहचानना ही मेरे ख्याल में इस ज़िंदगी का एक खुलासा है। जब उसको पहचान लेते हैं, तो जब आप उसको पहचान लेते हैं तो आप आप और ज़्यादा लोगों को वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा ब्राइट नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा आप में एक चमक आना शुरू हो जाता है, चाम आना शुरू हो जाता है। और वो वही है कि वो उसकी जितनी आप पॉलिशिंग करते जाएंगे अपने अपने आर्ट की, अपने आप की, उसी की बाय प्रोडक्ट है वो फेम है, उसी की बाय प्रोडक्ट पैसा है, उसी की बाय प्रोडक्ट
जितनी भी टेंजिबल चीज़ें हम एक्वायर करते Acquire हैं करना वो सब चाहते उसकी बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, अभी हम स्टूडियो से बाहर जब बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे लगता है कि डांस जो है ये बेसिकली हमारे जिस्म की एक वो एफर्ट है जो रूह के साथ हमारी सिमेट्री की कोशिश कर रही है। हमारे अंदर की जो रूह है जब वो बेचैन होती है तो हमारा डांस एक ऐसी चीज़ है जो उसको उन वेव्स में लेके आता है या उस मोशन में लेके आता है जहाँ रूह में और उसमें सिमेट्री बिल्कुल जो है वो एक क्रिएट सी होती है। बिल्कुल तो आपको लगता है कि ये बेसिकली डांस जो है ये एक जिस्म की आवाज़ है अपनी रूह के साथ मिलने की, या ये जिस्म की ज़ुबान है यस जो रूह को समझ आती है बड़े अच्छे से? यस 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 100% बिकॉज रूह का तो कोई जेंडर नहीं है, जेंडर नहीं है। यू नो, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। फीमेल। मैंने आपके साथ अभी एक वाक़या भी शेयर किया था कि और वो वाक़या काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं। एक तो वाक़या ये है कि मैंने मैंने जब मैं रक़्स देखा मौलाना रूमी के मज़ार पे जब मैं गया तो शाम में वहाँ पे एक समा होता है जो कि मौलाना रूमी का जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे वो करते हैं। तो मैंने जब उनको देखा तो उनको देखते-देखते ना स्टार्टेड काइंड ऑफ क्राइंग, स्टार्टेड वीपिंग। और मुझे शुरू में तो समझ नहीं आया कि मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन उसको देखने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये स्टिमुलेट करती है ये चीज़ आपको। और उसके अलावा भी और भी ओकेजन्स ऐसे रहे हैं डांस के जो मैंने डांसेस देखे हैं तो मुझे स्टिमुलेट हुआ है। इसी तरह जब मैंने डांस किया है एट डिफरेंट ओकेजन्स पे लोग मेरे पास आए और वो रोते हुए मेरे गले लगे। और जब वो गले लगे, जैसे अभी एक रिसेंट वाक़या हुआ, मैं एम्पोरियम मॉल में परफॉर्म कर रहा था और एक लड़की जो है वो रोना शुरू हो गई तो मैनेजमेंट ने कहा सर देखिए आपने क्या कर दिया हमारे बच्चे के साथ। तो मैंने कहा यार मैंने ऐसे बाजू के तो वो बगैर किसी उसके मेरे गले आके लग गई। थोड़ा सा वो रोई, उसके बाद जैसे वो हटी है तो उसने आंसू से पहुंचे तो वो नॉर्मल हो गई, शी इज लाइक आई एम फाइन। तो मैंने उसका जो एक एक तरीका है, जो बात थी, जो रूह की हम बात कर रहे हैं कि वो जब वो जब मेरी रूह के साथ उसकी रूह कनेक्ट की तो उसमें कोई जेंडर नहीं थे। उसमें ये नहीं था कि ये मर्द है जो कि हमारी सोसाइटी ने एक पेंट किया हुआ है, एक ये औरत है। और हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जो कि जहाँ पे कि चारों तरफ से लोग हमें देख रहे हैं, दो सेक्सेस को देख रहे हैं आपस में। वो आई है, वो गले लगी है, मेरे से रोई है, और जब वो हटी है तो उसको रियलाइज हुआ कि ये एक हम एक सोसाइटी में रहते सोसाइटी हैं। में रहते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए जरा वो जो डिस्टेंट ट्रेडिशनल उसके नॉर्म्स ऑफ लिए, सोसाइटी है वो हाँ उसके ज़हन में एकदम बिल्कुल। से तो पहले रूह ने आके एक्सचेंज किया है, उसने अपना कथारसिस किया है, और फिर उसके बाद आया सेकंड लेयर ऑफ द बॉक्स नॉर्म्स ऑफ द घड़ोली, जो कि भी हम लोगों जो ने अभी आप लोग परफॉर्म भी किया। इस पे मैंने आपको लास्ट टाइम वहाँ पे हमने बात की थी कि जॉन डन इस पे बड़ी खूबसूरत पोएम है जी। उसकी, एयर एंड एंजल। उसमें कहते हैं कि यस जैसे एंजल्स के कोई सेक्स नहीं होता, आपकी सोल का कोई सेक्स नहीं कोई होता, ये सेक्स नहीं सेक्सलेस हैं। यस और फिर उसकी एक और बड़ी खूबसूरत पोएम है जिसमें वो गुड मॉर्निंग पोएम है जिसमें वो अपनी रूह को उस वक्त गुड मॉर्निंग कह रहा है, खुद की और बिलवड की रूह को, जब वो व्हेन दे आर इन लव। और उसका ख्याल है कि लव में पढ़ने से पहले वो दे वर स्लीपिंग। तो आपको कभी लगा कि इस आर्ट में आने से पहले आपकी सोल भी कहीं सो रही थी हाँ, और इस आर्ट ने आपको उस तरह से जगाया? आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज जब इससे आपकी वो नहीं होती, आपकी अवेयरनेस नहीं होती किसी भी आर्ट से, सिर्फ इस आर्ट से नहीं, किसी भी तरह के आर्ट से आपकी आप स्टिमुलेट नहीं होते, आप उससे अट्रैक्टेड नहीं होते, तो आप की जो रूह का एक हिस्सा है वो मिसिंग होता है। यू आर वेरी मैकेनिकल, यू आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स एंड you're सेंसलेस अबाउट थिंग्स। जैसे ही आप कोई भी आर्ट को एक्वायर करते हैं, तो आर्ट एक ऐसी चीज है कि विच इज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द क्रिएटर। क्रिएटिविटी इज फ्रॉम द क्रिएटर एंड ही इज द क्रिएटर। तो बचपन में जब मैं बन रहा था, बड़ा हो रहा था, तो पाकिस्तान में जिस कंफ्यूजिंग स्टेट में से हम गुजर रहे थे पर्सनली, कि यू नो माय फादर वाज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, गल्फ वॉर हुई, यहाँ से वो सऊदीया गए, माय मदर हैड ब्रेन ट्यूमर, अजीब टर्मोइल, ननिहाल वाज एक्सट्रीमली रिच, यू नो, फिर वो जायदादों के बंटवारे, ये वो अजीब व गरीब किस्म की। तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड था मेरे लिए, एंड आई वाज, और मैं जब होश संभाला तो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, अब्बू ट्रांजिट कर रहे थे। तो वो एक बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम था एज अ चाइल्ड फॉर मी। और जिस टाइम पे हम ऑस्ट्रेलिया गए,
वो भी एक कल्चर शॉक था कि फ्रॉम पिंड से उठे हुए बच्चे, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया, हाँ पिंड से उठे हुए बच्चे बिल्कुल ये गोरों के उसमें चले गए। तो एक कल्चर शॉक मिला वहाँ पर भी जाके। सो आई थिंक ओवरऑल टू मेक सेंस ऑफ लाइफ द ओनली थिंग लॉजिकल दैट केम इनटू माय माइंड वाज आर्ट्स। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो ख्यास था, वो जो डिफरेंट ऐसी क्योटिक सिचुएशंस थी, उन सबको सिम्फनाइज कर दिया या हार्मोनाइज कर दिया, बिल्कुल एक रिदम में ले आया, वो आपका आर्ट है। वो आर्ट, इट मींस कि आर्ट जो है वो हार्मनी क्रिएट करता है, 100% हार्मनी क्रिएट करता है। बिकॉज उसके लिए लफ्ज आपको, अब फॉर इंस्टेंस आज़ा की शायरी है डांस, बिल्कुल, तो उसके अपने बोल हैं, वो अपने तरीके से स्टिमुलेट करता है। मैं लंदन में जाके परफॉर्म करता हूँ या पेरिस में या लाड़काना में या स्कर्दू में या लाहौर में या इंडिया में, कहीं पर भी, तो जो मेरी ज़ुबान नहीं भी बोल सकता ना, वो मेरी मूवमेंट की ज़ुबान को समझता ज़रूर है, वो उससे स्टिमुलेट ज़रूर होता है। इस पे जब इंसान लिखना नहीं जानता था, इंसान उस वक्त भी गाता था जी, और उस वक्त भी नाचता था। यस, इट मीन्स के रिदम में रहना ये इंसान की सबसे पहली उसकी फितरत है, वो रिदम में रहना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब वो रिदम में आता है तो वो उसकी रूह का क्यास खत्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डांस बिल्कुल उसकी ही एक मतलब इंतहाई डायरेक्ट फॉर्म है उस क्यास को ऑर्डर में लाने का। 100%। और इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि जब आप इतनी क्योटिक सिचुएशन में थे तो आपको ये आर्ट जो है वो इस सिम्फनी में एक रिदम में लेके आया। तो आपको क्या लगता है जो हमारे यहाँ ये माशरे में क्योटिक सिचुएशंस चल रही हैं, उसमें आपका ये आर्ट किस हद तक यूजफुल हो सकता है? मेरा आर्ट क्या, सॉरी, आपका ये आर्ट जो है किस हद तक यूजफुल है उस क्योटिक सिचुएशन को सिम्फनाइज करने, साइकोलॉजिकल क्यास जो है उसको सिम्फनाइज करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक ये आर्ट फॉर्म इटसेल्फ तो मेरे से तो कहीं ज़्यादा अफजल है। मैं तो सिर्फ इसको जिस हद तक समझ सकता हूँ एज अ प्रैक्टिशनर, मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मेरे ख्याल में मेरी बर्थ भी नहीं हुई जिस डेप्थ में ये चल रहा है। बिल्कुल, बट अगर हम सिर्फ इस आर्ट फॉर्म की बात करें तो ये आर्ट फॉर्म जो है ये काया पलट सकता है जनरेशन्स की, लोगों की सोच की, अप्रोच की, ज़िंदगी को देखने की, और ज़रूरी इसको ज़रूरी है इसको उस नज़रिए से, इसको ओपन माइंड फ्रेम से देखना कि इसके अंदर क्या क्या खूबसूरती छुपी हुई है, जो कि बहुत ज़ाहिरी नज़र आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतनी साफ और इतनी क्लियर नज़र आती है कि हम उसका, हमारे जैसा होता है ना कि बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में, वो वाला हिसाब है कि ये बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा आपके सामने नजर आ रहा है कि ये बात है, इसको ऐसे करना है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे, फिर भी उसके अंदर से भी अब मतलब इस कोई ना कोई तो मतलब होगा, ये इसने जो हाथ उठाया इसका मतलब है इसमें मैं कौन सी ऐसी चीज़ ढूंढूं कि मैं इसको किसी तरीके से ना, मैं इसको किसी बॉक्स में डाल के ना इसको ज़रा ख़त्म तो करूँ, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। तो जो समझ नहीं आता, जो अंदर से स्टिमुलेट करता है, उसको समझने में आपको तहम्मुल चाहिए, आपको रुकना चाहिए, और इंसान की फितरत में रुकना, तहम्मुल लाना जो है वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनको 5 वक्त बताया गया है कि 5 वक्त तहम्मुल लेकर आओ, रुको, फिर भी वो नहीं रुकना चाहता। रुको, वुज़ू करो, नमाज पढ़ो और रुक के दुआ मांगो और खुद सोचो अपने बारे में, डेली, हर रोज इमेजिन करें, उसको 5 दफा बताया गया कि रुको, फिर भी वो आवाज दी जाती है जी, इनवाइट किया जाता है। अच्छा, रक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो इस लिहाज से भी मुझे समझ आती है कि देखिए हर कल्चर का हिस्सा रक्स है। बिल्कुल, चलिए हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, कश्मीर का रक्स है, बलूचिस्तान का रक्स है, केपी का रक्स है, पंजाब का रक्स है, ऑलमोस्ट हर कल्चर में रक्स की जो एक है, इट मीन्स कि वो लैंग्वेज है, वो उस कल्चर की, उस सोसाइटी की एक लैंग्वेज है, उसका जो तो इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस किस हद तक समझना है, जब हम अपनी आने वाली जनरेशन को बता सके कि ये लैंग्वेज किस हद तक इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ कोरियोग्राफर, बीइंग अ रकास, आप इसको क्या समझते हैं कि किस हद तक हम अपने नौजवान में ये इंड्यूस करनी चाहिए हमें? देखें, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंस मैं जितना एम्फसाइज करूं उतनी कम है। कि हमारा जो कल्चरल डीएनए है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारे रीजंस हैं मूव करने के लिए, वो हमारे कल्चरल रक्स में और उस फोक में एम्बेडेड है।
however sometimes होता यह है कि हम उसको इतना रिजिड बना देते हैं, हम उसको इतना क्या उसे कहते हैं, टू द पॉइंट बना देते हैं कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए. However, it is supposed to be part of celebration. जब अच्छी हार्वेस्ट होती थी, जब फसल कटती थी तो लोग इकट्ठे होते थे. उस हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, हाँ, उसको सेलिब्रेट करने ये लैंग्वेज दी जाती थी, ये लैंग्वेज दी जाती थी और इस लैंग्वेज में स्टोरीज बताई जाती थी. इसमें थिएट्रिक्स दिखाया जाता था. नाटक जो है, पुतली तमाशा, इसी की एक एग्जांपल. बिल्कुल. एक अच्छी, अगर आपने मछेरों ने अच्छी मछली पकड़ी है तो वो उसको उसकी खुशी मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो इस चीज को लेकर आते. तो it is part of the human DNA, and it's a kind of communication. It's a communication. Kind of communication. So it's important, as I said, it's important to know that it is part of the culture. It is also important to know that it is a constantly evolving culture. It is not just the culture that is being taught in textbook and the way it is been done. If it's been, अगर उस टाइम पे अच्छी हार्वेस्ट होती थी तो अब इस टाइम पे you are achieving 5G technology. You know, वो भी एक अच्छी हार्वेस्ट, एक अच्छी कम्युनिकेशन. तो 5G टेक्नोलॉजी में how can you bring in your present art form and celebrate it. What the West has done, और जो इंडिया ने किया है और थाईलैंड ने किया है और रशिया ने किया है, उन्होंने अपने फोक डांस को और कल्चर को उठाया और उसको वक्त के साथ साथ उसको मॉडिफाई किया. उसको उसके फंडामेंटल्स चेंज नहीं किए, उसके रीजंस चेंज नहीं किए, उसको रिलेटेबल बनाया. हमने किया ये कि हमने उसको बाकी चीज़ों की तरह हमने उसको एक सर्टन लिबादे में ओढ़ के एक सर्टन तरीके से उसको ओल्ड कर दिया, जो हमारी आदत है पुराना को संभाल के रखने. हाँ, उसको इतना पुराना कर दिया, उसको नया होने ही नहीं दिया. जिस वजह से आजकल की जनरेशन जो है वो उस रक्स के साथ रिलेट नहीं करती. मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ दुनिया में. थाईलैंड जब मैं गया था तो मैंने वहाँ का उनका जो लोकल रक्स देखा, तो उसकी कॉस्ट्यूमाइजेशन, उसके अंदर उसका मेकअप, उसकी जैसे एक थिएटर के आप लोग हैं जिसे कहते हैं ड्रामेटर्जी, उसकी ड्रामेटर्जी को उन्होंने इतना रिलेटेबल कर दिया है कि वहाँ के यंग लोग भी उतना ही एंजॉय करते हैं. वो टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन है, वो दुनिया के लिए उनका एक अक्स है कि इसका कल्चर ये है. हमने अपने कल्चर को ऐसा कर दिया है कि वो जब कोई इंटरनेशनल चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आता है हमारा कल्चर देखने के लिए, तो सबसे पहले हम उसके खाने की अरेंजमेंट करते हैं, फिर हम अपने रोड साफ करते हैं, फिर हम रोड में फूल लगाते हैं, फिर हम जिम खाना में खाने का अरेंज करते हैं, फिर हम दोपहर के खाने का अरेंज करते हैं, सुबह का अरेंज करते हैं, और जो आखिरी चीज़ होती है जो दिखानी है उनको वो है रक्स और कल्चर. वो भी ऐसे होता है, हमें बुलाया जाता है शो से 2 दिन पहले और कहा जाता है भाभिया तेरे को कोई डांसर है तो आके तुम लोग ना कोई कल्चर का शो कर देना. जिस वजह से हमने उनको बुलाया है तो हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी हम लोगों ने. वो इस पे वो कहते हैं कि क्या नाम था प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के बारे में कहते हैं कि जब वार फंड में कुछ फंड की ज़रूरत पड़ी तो वार मिनिस्टर ने आके उससे कहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप ना ये जो कल्चर का फंड है या लिटरेचर का जो फंड है इसमें से थोड़ा सा हमें को दे दें. तो उसने बड़ी हैरत से कहा था कि अगर ऐसा करना है तो देन फॉर व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर. यस, हम इसी को बचाने के लिए तो लड़ रहे हैं, तो अगर इसी को तुम लोग ज़ाया कर दे रहे हो तो हम ये लड़ किस लिए, ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं. मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ हुआ ये है कि ह्यूमन माइंड जो इवॉल्व हो रहा है जी, हमने अपने आर्ट को इवॉल्व नहीं किया. हमने अपने इवॉल्व को किसी संदूक में बंद करके उसको किसी पुरानी कॉल कोठरी में वहीं रख दिया है, उसको इवॉल्व नहीं किया. तो हमने रोटी कपड़े मकान के पीछे ही लगाए रखे. तो बीइंग अ कोरियोग्राफर और बीइंग अ रकास, आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी चेंज हो सकती है, जो वो कौन सा काम हो सकता है जिससे हम इसको थोड़ा अपडेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है प्रैक्टिशनर्स लाइक मी एंड द लाइक्स ऑफ मी, हम सबको सबसे पहले तो इकट्ठे होना है खुद से. हम आपस में जो प्रैक्टिशनर्स हैं ना, हम ही इतने नाराज हैं एक दूसरे से, हम ही एक दूसरे से इतने सुपीरियर और इन्फीरियर देखते हैं. जेलसीज हैं, ये रेवलरी भी है, ये जेलसी भी है, ये हम अपने आप को अंधों में काने राजा भी कह सकते हैं, बिकॉज हम बहुत कम हैं तादाद में. अंधों में काना राजा होना तो कोई बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट यू आर वर्किंग, बट आई फील यू हैव टू द आर्ट ऑफ शेयरिंग एंड शेयरिंग फॉर नो
for no gains. The understanding of art for me, how art is supposed to be. I'm not the one मैं इसका मुजद्दिद नहीं हूँ, ना मैं इसका होल्डर हूँ. I am supposed to give it away. जितना मेरा knowledge है, I'm supposed to share it. And I'm supposed to share it with everybody. And I feel sometimes we become so tied up with what we have. जो नॉलेज हमारे पास है, हमने उसकी इतनी बड़ी पोटली बना के अपने पीछे रखी हुई है. आर्ट को कहीं संभाल देना. जी, हमने ही अपने आर्ट को इतना संभाल के रखा हुआ है, और हमसे नीचे आने वालों को हम कहते हैं कि पहले साढ़े पोचे ला, ते पहले सारी सफाइयाँ कर, ते पहले ऐ कर, ते वो कर, ते फिर मैं तेनू देवांगा 4 आने का. और 4 आने का भी दे के दुनिया को बताएगा कि मैंने उन 4 आने का बनाया है. चलें, पोछा लगवा के काम करवा के भी अगर आप कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देना नहीं चाहते. मुझे ये लगता है देना नहीं चाहते, वो खुद के लिए संभाल के रखते हैं. बिल्कुल, मैं दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा. वो that's what I feel कि I think सबसे पहले तो ये है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको दिल खोल के आपस में मिलना चाहिए. अभी ओपन हार्टेडली अभी हम लोग आपस में ओपन हार्टेडली मिलते नहीं है. हिप हॉपर्स को लगता है कि जो खान साहब है ना, उनको डांस नहीं आता. खान साहबों को लगता है कि ए जड़ा गली मोहल्ले च डांस करता है, इन्हों की डांस आंदा है, बच्चे जो फुदकदे फिरदे ना, इन्हों की आंदा है. तो वो जो है वो नरगिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको क्या आता है. वो नाहिद सिद्दीकी को क्रिटिसाइज कर रही है, नाहिद सिद्दीकी जी इनको देख रहे हैं. वो देयर इज सो मच ऑफ पॉइंटिंग एट ईच अदर कि हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, कौन सा आर्ट, किधर आर्ट. सबसे पहले अगर एक उंगली इधर पॉइंट कर रही है ना, 3 अपनी तरफ पॉइंट कर रही हैं. पहले इसको देखें, हम सब इंक्लूडिंग मैं भी. मेरे में भी कभी मैं आ जाती है और मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ता है. तो सबसे पहले हमें आपस में मिलना चाहिए. हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स खुद से क्रिएट करने चाहिए. जिस तरह आई फील लाइक यू गाइज आर in a very small space, in a very confined environment, you guys are doing space का. इसी तरह आई थिंक हर किसी के पास स्पेस है. अब इंटरनेट है बिल्कुल, इंटरनेट है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, व्हाटएवर है. अपने आप को अपग्रेड करें. जिसने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को वक्त के साथ साथ, वो खुद पीछे रह गया. जो आप कह रहे थे कि चेंज, तो यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम एंड यू हैव टू एम्ब्रेस चेंज. Then if you're left behind, then instead of actually complaining to the government and people कि we are left behind, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए ये नहीं हुआ, I think we're at fault. जॉन मिल्टन की बड़ी खूबसूरत एक एपिक है पैराडाइज लॉस्ट. उसमें उसका सेटन का कैरेक्टर जो है वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, to be weak is miserable. To be weak is miserable. और if I can recall, एक बड़ा खूबसूरत अक्सर मैं कोट करता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कि nothing can make you to feel inferior unless you consent. सर वहाँ भाई आप जिक्र कर रहे थे मौलाना रूम रहमतुल्लाह के, और आप कह रहे थे कि उनका जो वो डांस है, रक्स जिसमें वो समा भी बोलते हैं, उसमें ये हाथ और ये हाथ का जो साइन है वो ये कहते हैं कि इस हाथ से ले और इस हाथ से दे. तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के जो प्रैक्टिशनर हैं या कोरियोग्राफर हैं या रकास हैं, वो किस हद तक ये लेने और देने वाली बात को देखिए, मैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो आई थिंक मैं पहले शायद बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैं बोला पिछले वाले में. एंड आई फील criticism is also, मैं शायद दूसरों को नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ. Criticism for the sake of recognition is maybe I always think welcome. I'm It must be talking to welcome. myself. It's I was having a dialogue to myself rather, किसी और के कहने के बारे में. इस सारी चीज़ को मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी. उसमें जिस तरह मैंने जिक्र किया है, उसमें निखत चौधरी हैं, उसमें नाहिद सिद्दीकी हैं, उसमें फसील रहमान हैं, उसमें बीना जवाद हैं, उसमें और भी बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जिनसे शायद मैं नहीं गुजरा. लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि आपने अपनी ज़ात के साथ ये देखना है कि हाउ मच ऑफ लव डू यू हैव टू कीप फॉर योरसेल्फ एंड हाउ मच यू हैव टू गिव अवे. क्योंकि हम मोहब्बत ही हैं. हम बने, जो हमारा पूरा ये जो आउटलुक है ये मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ नहीं है. इसमें से कुछ मोहब्बत जो है मुझे अपने लिए भी रखनी है. मैं सारी मोहब्बत नहीं बांट सकता. The one who can't love himself, he can't love anyone. So अक्सर ये होता है कि हम करते ये हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने ये किया है कि इन ऑर्डर टू गिव आई स्टार्ट गिविंग सो मच कि मैं
अपने आप को बर्न आउट कर लेता हूँ, एग्जॉस्ट कर लेता हूँ, और मेरे लिए कुछ मोहब्बत अपने लिए बचती नहीं है। फील। तो और ये हमारी फील्ड में इसलिए ज़्यादा है, स्पेशली डांस में, बिकॉज ये बहुत कम है क्वांटिटी में यहाँ पर। और जो मैं में काने राजा की बात कर रहा था पहले, बिकॉज हमारी क्वांटिटी में हमारे पास बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें देते हुए एहसास नहीं हो रहा होता कि हमने कितना दे दिया। और बिकॉज हम इतना उंडेल रहे हैं अपने अंदर से बाहर, और उसका इम्पैक्ट उतना नज़र नहीं आ रहा। थकान महसूस हुई रूह की थकान या जिस्म की थकान? बिल्कुल होती है, दोनों बिल्कुल होती है। और मैं इसलिए इतने शायद ओपनली और इतने उससे बात कर रहा हूँ कि मैं शायद लकी हूँ कि मैं अपनी रूह की थकन के लिए या अपने आप को इमोशनली मेंटली स्टिमुलेट करने के लिए मैं पाकिस्तान से बाहर आसानी से जा सकता हूँ। मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, मेरे पास वो ज़राए हैं, मेरे पास वो चीज़ें हैं कि मुझे अगर मुझे कोई चीज़ फील हो रही है, मैं अपने आप को यहाँ पे सोसाइटी में थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को अलाउ कर लेता हूँ इससे बाहर निकलने के लिए। से आपको मैं बाहर निकल लेकिन हाँ भाई, ये भी तो शेयर करें ना कि वो जो रूह की थकान है वो कब आपको ये एहसास देती है कि यही रूह की ग़ज़ा भी है? वो थकान कब आपकी रूह की ग़ज़ा बन जाती है? वो कौन सा लम्हा होता है जब आप ऐसा फील करते हैं? वो आई थिंक इट्स वेरी प्राइवेट एंड इट्स वेरी इंडिविजुअली ड्रिवन। कुछ लोगों को थकन जो है वो उनको तोड़ देती है, और वो इतना तोड़ देती है उनको कि वो जब तक दोबारा उठ के अंगड़ाई लेते हैं तब तो पता चलता है कि तो बड़ा टाइम ही गुजर गया यार, ऐसे अंगड़ाई से मैंने कुड़ाली पे आ गया। ठीक है, कुछ को ऐसे होता है कि वो एकदम से गिरते हैं, वो एकदम से खड़े होते हैं, अपने आप को रेस्ट करते हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं है, आओ दोबारा आओ कबड्डी करो मेरे साथ। तो हर किसी पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है। कुछ प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं हमारी फील्ड में जो कि लगे हुए हैं, सालों से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और वो कर रहे हैं काम, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो अमेजिंग है। उनमें से फिर कुछ मेरे जैसे हैं जो कि अभी शायद शुरू कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो अपने आप को समझ रहा हूँ, और इसी समझ में अगर मैं लोगों तक पहुँच सकूँ तो इसमें क्या ही बात। ये तो आपका डाउन टू अर्थ होना साबित है। नहीं, ये सच भी है, सच भी है। अच्छा भाई, ये मुझे लगता है कि जो मेरा पैशन है, जो मेरा शौक है, जो मेरी मोहब्बत है, जब मैं खुद को एग्जॉस्ट कर दूंगा ना उसमें, तो वो टाइम होगा जहाँ एक चैलेंज मेरे सामने आएगा। अब उस चैलेंज को, अगर तो मैं उससे चैलेंज से डर गया तो वो चैलेंज मेरे लिए आग है, बिल्कुल, जो जला देगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर उसी चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो मेरे लिए आग जो है वो रोशनी है। यस, तो मैं बहुत सारी और दुनियाएं मेरे लिए खोल देगा। तो आपको कितनी दफा ऐसा फील हुआ जब आप टूटे और दोबारा खड़े हुए और आपको लगा कि नहीं, इस चैलेंज को मैंने आग जलाने वाली नहीं बनाना, आग रोशनी दिखाने वाली बनाना है? थ्रू आउट मेरे ख्याल में जब से मैं पाकिस्तान आया, एक्चुअली मेरी जर्नी तो एज अ फिजिकल डांसर शुरू हुई। मैं थोड़ा लेट ब्लूमर हूँ। अगर मैं डांस की उस तरह से बात करूँ, बचपन से नहीं डांस कर रहा था। स्टार्टेड डांसिंग एट द एज ऑफ 16, तो ये एज अ डांसर थोड़ी लेट एज है शुरू करने के लिए। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो आई रैन विद इट, लाइक मैंने सब कुछ किया। मैंने अपने कॉस्ट्यूम्स खुद बनाए, डांस कंपनी खुद बनाई, टूटी फूटी वेबसाइट खुद बनाई, कोशिश करता गया, सब खुद किया। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे लोगों ने इनिशियली, लोगों से मुराद है कि प्रैक्टिशनर्स जो उससे काम कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया। अब वो क्रिटिसिज्म जो था, जब तक वो मेरे तक पहुंचता था, तो मैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म भी ऐसे करते हैं कि वो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं करते, कानों में करते हैं। वो आपको, एक ने दूसरे के कान में, दूसरे मुंह पे सामने बात, मुंह पे नहीं करते। तो वो कानों में होता था, और जब मेरे तक पहुंचता था ना, तो मुझे लगता ही नहीं था कि कोई सच बोल रहा है। मुझे लगता था कि ये जस्ट मर्मर, ये तो ये हाँ मर्मरिंग उस तरह से कर रहे हैं। तो वो मैंने कभी उसको अपने पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा था। तो मैंने कभी उसको सोचा ही नहीं कि कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है। मुझे यही लगता था, मैं उस बंदे को ये पूछता था कि अगर उसने क्रिटिसाइज किया, तो यू आर स्टैंडिंग हियर टुडे टेलिंग मी दिस एंड यू क्लेम दैट यू लव मी, डिड यू आंसर फॉर मी? क्या आपने मेरे लिए जवाब दिया वहाँ पे? अगर आपने जवाब दिया तो मेरे लिए ये बहुत आसान की बात है, थैंक यू, कम एंड हग मी। अगर आपने नहीं दिया तो भी कोई मसला नहीं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स डांस, आगे बात करते हैं। तो अब वो क्रिटिसिज्म क्या था? वो ये था, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्रीज के दाव पेच से वाकिफ़ नहीं था, मैं ईस्टर्न डांस की फ़िलासफ़ी से वाकिफ़ नहीं था,
मुझे शायद कथक नहीं आता था, मुझे फिल्मी डांस नहीं आता था, मुझे यहाँ के लोकल रक्स के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज था। मेरा अपना एक एक्वायर्ड नॉलेज था वेस्ट का, जिसको लेकर मैं अपने तरीके से मूव करता था। मुझे फैब्रिक के साथ खेलने में मज़ा आता था। तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट नाम लेते थे लोग, वो सिलक शाह ते, वाब शाह सिलक ते, दुपट्टे नाल नचदा है, तो ये वो। अब वो सारी चीज़ें जो है ना, वो मुझे बेहतर से बेहतरीन करती गई। how that kind of stimulated or how that translated in my mind was कि मैं कुछ मुझे मज़ा आ रहा है, और वो मज़ा जो है ना वो मैं उसको enjoy करता गया ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जहाँ मुझे क्रिटिसाइज हुआ कि मैं कि जी ये काम नहीं कर सकता, मैंने वही काम किया, मैंने वही चैलेंज को एज अ लाइट लिया। यस, मैंने कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए, मैंने फैब्रिक को समझा, मैंने मुझे कहा गया कि एडिटर मुझे अगर कहता था कि जी ये शॉट यहाँ नहीं लग सकता, तो मैं उसको कहता था थैंक यू सो मच, मैं एग्री करता था, डिसएग्री नहीं करता था। लेकिन मैंने अपने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया कि मैं एडिटिंग मैं कैसे करूँगा, मैंने वो सीखा। मुझे कहा कि जी अब डीओपी ने कहा कि यार ये कैमरे का एंगल जो है ना ये नहीं बन सकता, ये गलत है। मैंने कहा ठीक है, आपकी बिल्कुल सोच है, मैं आपके साथ साथ चलता हूँ, लेकिन मैंने कैमरा खरीदा, मैंने खुद एंगल बनाया, मैंने प्रोडक्शंस की, मैंने अपना स्टूडियो बनाया, मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया, मैंने हर वो चीज़ की जिस चीज़ पे मुझे क्रिटिसिज्म मिला। तो आई इन्वेस्टेड बैक इनटू माई सेल्फ एंड इट वाज हार्ड बट इट वाज इजी, बिकॉज व्हेन आई लुक एट इट आई हैव नेवर रिलाइड ऑन एनीबडी। ना मैंने कभी किसी पे रखा है, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई है, ना मैंने कहा है कि उसकी वजह से ये हो गया या इसकी वजह से ये हो गया। किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। और ये क्लैरिटी मेरे बाप ने मुझे बहुत शुरू में दी थी कि किसी की वजह से ये मत करना कि उसकी वजह से ये होगा, उसकी वजह से, तुम्हारी वजह से जो होगा वो होगा। तो वो क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी। जवाब यहाँ पे आज का वहाब शाह, एक नाम, एक स्टार, एक इज्जत, एक मर्तबा, जैसे आप खुद कहते हैं कि इसमें आपको पैसा मिला, इज्जत मिली, मकाम मिला। मैंने ये देखा है कि जितने लोग जब किसी एक जगह पे पहुंचते हैं तो उसके बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हमारी यूथ के साथ एक बड़ा अजीब सा मसला है, बीइंग अ टीचर मैं जो देखता हूँ, थोड़ी सी मायूसी पे बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, सारी एनर्जीज लूज कर देते हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जी लेते हैं कि पॉजिटिविटी को जगह ही नहीं देते। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा जो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो एक ही दफ़ा डिजेक्ट होकर अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, मैंने बहुत देर कर दी, लोग बहुत आगे निकल गए, मेरे से ये रह गया, लोग वो कर गए। तो आप बीइंग अ वहाब शाह, आप क्या कुछ ऐसा शेयर करेंगे जहां आपको लगा कि आप बिल्कुल क्रैश हो गए हैं, आप बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और फिर एक नए वहाब शाह ने उस चैलेंज को लिया और एक नई जगह बनाई हुई, एक नई पोजीशन बनाई हुई? आई थिंक एवरी डे, ये हमारे यूथ के लिए स्पेशली है। आई थिंक एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मोमेंट, एवरी परफॉर्मेंस, आई फील लाइक दैट। मुझे हमेशा ही ये लगता है कि यू नो बहुत सेल्फ एनालिसिस, क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं, लेकिन उसको मैं हावी नहीं करता। हाँ, उसको मैं हावी जैसे ही करता हूँ तो मेरे शायद इर्द गिर्द कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि मुझे बकअप करते हैं। However, अच्छा दोस्त ज़रूरी है, अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी है, हर मायूसी में बैकअप करे। हाँ, अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों पे रिलाई नहीं करना चाहिए। रिलाई अपने अपने ऊपर ही करना है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करें, उनके साथ अपना कैथार्सिस करें, लेकिन जो आप बात उसको कर रहे हैं, उस जो भी कुछ मेरे यहाँ से अभी निकल रहा है, चाहे वो मायूसी में है या खुशी में है, इनडायरेक्टली वो मैं बात अपने आप को ही कह रहा हूँ, उसे ऑन करना है, मैं ही कह रहा हूँ, मैं अपने से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, अपने से बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप भी मैं है, मैं भी आप। तो आप जो भी मुझे जवाब देंगे, वो जवाब जो है वो भी मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी मैं है, मैं भी आप हूँ। सो आई थिंक what you're going through in that moment, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। मगर ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आई विल बी ओके इज नॉट ओके। यू हैव टू रिलाई ऑन योरसेल्फ। एक दफ़ा कह दिया तो उसके बाद डोंट स्टिक टू द सॉब स्टोरी। पिक योरसेल्फ अप, डस्ट योरसेल्फ अप, गेट अप and do
what you just said that you did not do. You didn't know. तो I think that is the key of any person's success के दूसरों पे मत डालें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, पर दूसरों से एक्सपेक्ट कम ना करें, करें। अपने हाँ, आप को बेहतर से बेहतरीन वहाँ करने तक। की कोशिश करें. आखिरी सवाल वहाँ भाई, होप कि आप I am charged. जिस्म की ससराहट है, हम्म। जिस्म आपका डांस एक रक्स है, वो जिस्म की ससराहट है, जिस्म की ज़ुबान है। और जैसे कि आप कहते हैं कि आपकी रूह को एक वो सिमेट्रिकली लाता है, आपके जिस्म के साथ मिलाता Yeah. है। कोई वो लम्हा आपकी अभी तक के सारे करियर में जब आपको फील हुआ वो डांस करते हुए फिजिकली, जब आप डांस करें कि कोई ऐसा एपिफेनिक लम्हा आया हो जिसमें आपके जिस्म की सरसराहट बिल्कुल रूह की सरसराहट हो गई है, कुछ बाकी नहीं बचा, कोई ऐसा लम्हा जो आपने गुजारा हो? हाँ, मुझे अक्सर ये आता है, मैं जब भी मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ तो उससे पहले आई ऑलवेज टेक माई टाइम, लाइक मैं 10 से 15 मिनट में कोशिश होती है कि मैं 10 से 15 मिनट जो है ना वो सबसे अलहदा रहूँ, अपनी मेडिटेशन करूँ, मुराकबा करूँ. उस मुराकबे से होता ये है कि आई बिकम अ लिटिल मोर कामर बिफोर गोइंग ऑन स्टेज. और जब मैं स्टेज पर जाता हूँ और जब मैं परफॉर्म करता हूँ, स्पेशली कोई ऐसी चीज़ परफॉर्म करता हूँ जो कि जिसमें कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मेरे तो हर एक चीज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे वो फिल्मी डांस है, जो भी है मेरे लिए वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ही रखता है. तो जब मैं स्टेज पर जाता हूँ ना तो मैं मुझे मुझे लिटरली ना तो ऑडियंस दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं. मैं एक अजीब से यूटोपिया में चला जाता हूँ. आप ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं. हाँ, वो मज़ा आता है मुझे. ट्रांसेंड कर जाते हैं. हाँ, इस वर्ड से ट्रांसेंड करते हैं अपने if अंदर that's की the वर्ड word. के अंदर. ठीक है, हाँ, I don't want to give it words, Okay. but I think वो मुझे मज़ा आता है. और जब मुझे मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, तो उस मज़े के अंदर जितने भी लोग मेरे ऑरा के इर्द गिर्द हैं उनको भी उतना ही मज़ा आता है. जैसे आपकी अपकमिंग परफॉर्मेंस घरोली में मैंने अभी फील किया था, और हमारे दोस्त ने कहा था कि आप रात को नींद कैसे आएगी. आपके उल्लास के साथ वो खुद मूव कर रहे थे. बिल्कुल. तो मज़ा ही है सब कुछ, और मज़े में ही जो है अगर आप झूमते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो फिर आपको शायद लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होगी. फिर आई थिंक जिस तरह मौलाना रूमी का मैंने वो जो वायलिन पे जब मुझे रोना आया या मैं उस पर इमोशनल हो गया, तो एंड आई एम श्योर दिस इज़ प्रॉब्ली पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स एज वेल, या लोग इस पर कोई रिसर्च भी हुई होगी, लेकिन जो मुझे नज़र आया या मैंने जो उसका खुलासा निकाला वो ये कि जिस तरह दुनिया मौलाना रूमी घूमते थे, वर्ल करते थे, ऐसे भी वर्ल करते थे और ऐसे भी वर्ल करते थे. मोशन ऑफ द यूनिवर्स करने की कोशिश करते थे. तो दुनिया भी मोशन में है, यूनिवर्स भी मोशन में है. एक्सेस के गिर्द भी जमीन घूम रही है, और अपने प्लैनेट का जो एक एक्सेस है, एग्जैक्टली, सॉरी अपना जो सोलर सिस्टम का एक्सेस उसके इर्द गिर्द भी घूम रही है, और गैलेक्सी हमारी वो अगली अपने सिस्टम में. एब्सोल्युटली. तो जब आप वर्ल्ड करते हैं, तो जब आप मौलाना रूमी जब वर्ल्ड करते थे, तो ये वहाँ पे लेजेंड भी है कि ही यूज्ड टू ट्रांसेंड 4 feet ऑफ द ग्राउंड. तो आप तब ट्रांसेंड करते हैं जब आप उस सारे मोशन के साथ अपने आप को वो कर लेते हैं, हार्मोनाइज कर लेते हैं. तो वो आपकी हार्मनी और उन प्लैनेट्स की हार्मनी जब एक हो जाती है, तो तब आप जो है उस मोमेंट पे फिर आप नहीं रहते, फिर आप कुछ और हो जाते हैं. आपकी इसी बात के साथ मैं एंड करूँगा. वहाब भाई ने बहुत खूबसूरत बात की है कि डांस करते हुए फिर आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. वर्बल कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत रोल प्ले करती है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्योर लैंग्वेज ऑफ द बॉडी कहा जाता है, प्योर लैंग्वेज ऑफ द सोल कहा जाता है. और इसमें कोई शक नहीं है कि रक्स हमारे जिस्म की ज़ुबान है, हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए. वहाब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अ लॉन्ग वे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद आए, आपने हमें मौका दिया. वी आर रियली वेरी हैप्पी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा. हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे. थैंक यू सो मच.